नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में राजनीति का ये जो उठा पटक चल रहा है वो खत्म होने वाला अभी तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कल रविवार सुबह 11 बजे ऐसी भी खबर आ सकती है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि आज एक खबर आई कि मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने देवेंद्र फडणवीस को कल 11 बजे तलब किया है, समन भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके खिलाफ एक गंभीर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सीक्रेट एक्ट का, जो सरकारी टॉप सीक्रेट्स होते हैं, उसको सार्वजनिक करने का उन पे बड़ा आरोप लगाया गया है। और ये मसला किस चीज को लेकर के है? तो ये मसला वही खरीद बिक्री, ट्रांसफर, पोस्टिंग, वो रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट को लेकर के जो उन्होंने 6 महीने पहले जो खुलासा किया था, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया, जिस केस में सीबीआई जांच कर रही है, उस केस को फिर से मुंबई पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल करना चाह रही है, या यूं कहें कि बीजेपी के लीडर्स को इस केस के बहाने जेल के अंदर भेजना चाह रही है। क्योंकि इंटेंशंस तो यही लग रहे हैं। अगर 2-3 खबरों को अगर हम मिला करके देखें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से गिरीश महाजन के खिलाफ एक षड्यंत्र रच के उनको मकोका में जेल में डालने की पूरी प्लानिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहे थे, जिसका खुलासा स्टिंग ऑपरेशन से हुआ है। 135 घंटे की टेप से किस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो ऑफिस विरोधियों को बकायदा साजिश में फंसाने का एक अड्डा बन गया था, उसी हिसाब से ये माना जा सकता है कि कल इस तरह की खबर आ सकती है और एक बड़ा बवाल मच सकता है। क्यों? क्योंकि 2 और खबरें आई हैं। जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, महाराष्ट्र के अंदर कोलाहल मच गया। वो इसलिए भी कि एक तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे संजय राउत कि गोवा में हम इस तरह से कर देंगे, उस तरह से कर देंगे, सारे के सारे शिवसेना के उम्मीदवार, उनकी जमानत जब्त हो गई। 1-2% भी वोट नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। यही हाल यूपी के अंदर 100 सीटों पे लड़ेंगे, बीजेपी को जीतने नहीं देंगे, एक भी व्यक्ति का जमानत नहीं बचा। ये शिवसेना से जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, जो हिंदूवादी वोटर्स हैं, उनको समझ में आ गया है असली कौन है और नकली कौन है। और जब ये रिजल्ट आने के फौरन बाद अचानक सोशल मीडिया और पॉलिटिकल सर्कल में इस तरह की खबर आने लग गई कि अब इमीडिएटली राजस्थान और महाराष्ट्र में शायद भारतीय जनता पार्टी कोई नया खेल करने वाली है। और इस अफवाह को बल मिल गया जब देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने चले गए। मतलब कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, और जब ये सारी खबरें एक साथ आने लग गई तो बीच में अचानक से ये विस्फोट हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को तलब किया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे बीकेसी साइबर पुलिस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस की ओर से नोटिस भेजा गया है। मुझे कल बीकेसी में साइबर पुलिस ने 11 बजे बुलाया है। हालांकि मैं विपक्षी नेता हूं और उस वक्त गृह मंत्री था, इस नाते मुझे यह अधिकार है कि मैं उन्हें यह जानकारी ना दूं, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैं कल बीकेसी पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उनसे पूछताछ में सहयोग करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब एक ही सेंटेंस में उन्होंने सारी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले मुख्यमंत्री था, गृह मंत्री था, यह मेरा अधिकार है कि मैं ये इंफॉर्मेशन पुलिस के साथ शेयर करूं या ना करूं, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा और इस जांच में सहयोग करूंगा। हालांकि मुझे मालूम है कि इस जांच का जो सीबीआई कर रही है इस पूरे मसले में, उसी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुंबई पुलिस में इसमें कुछ नहीं होने वाला है। क्या मसला है?
किस लिए नोटिस दिया गया? तो देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि मार्च 2021 में महाराष्ट्र में ट्रांसफर घोटाले का पर्दाफाश मैंने किया था। 6 महीने से जो रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी थी, कितने पैसे किसने दिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, किससे कितने लिए गए, ये सारी जानकारियां उसमें थी। शाम को मैंने वो रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को सौंप दिया। जब इस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो माननीय न्यायालय ने यह केस सीबीआई को सौंपा। जब यह सारा घोटाला सामने आया तो इस सरकार ने मुझ पर एक केस दर्ज किया। कहा गया कि यह जानकारी बाहर कैसे आई, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन होता है। मुझे होम सेक्रेटरी की ओर से सवाल पूछे गए, मैंने जवाब भी दिए। यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत यह मसला क्या था? यह मसला बहुत ही सिंपल है। रश्मि शुक्ला जो महाराष्ट्र सरकार की सीआईडी की चीफ थी, उनको यह जानकारी मिली कि जो अनिल देशमुख है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसे इधर से उधर कर रहा है। पैसे दो और मनचाहा पोस्टिंग पाओ, ऐसा खेल चल रहा है। तो उन्होंने बाकायदा सरकार से ये गुजारिश की कि हमें इसकी जांच करने की अनुमति दी जाए और साथ ही साथ अनिल देशमुख और उसके आसपास के लोग जितने भी हैं उनके फ़ोन की टैपिंग करने की हमें इजाज़त दी जाए। इजाज़त मिलती है, और जब इजाज़त मिल गई और सीआईडी का चीफ वो जब इसकी जांच करने लग गई तो ये मालूम चला कि ये सारे लोग उसी में फंसे हुए हैं। सारे लोग उसी में फंसे हुए हैं। और वो जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग है बातचीत की, उसके साथ साथ रश्मि शुक्ला ने जो रिपोर्ट दी तो वो सरकार के पास पहुंची, मुख्यमंत्री के पास भी पहुंचा, सेक्रेटरी के पास भी पहुंचा, डीजीपी के पास भी पहुंचा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा रश्मि शुक्ला को होमगार्ड के इसमें भेज दिया गया, सिविल डिफेंस के का डीजी बना करके भेज दिया गया कि भाई ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। फिर वो इतनी ज्यादा प्रताड़ित हो गई तो महाराष्ट्र छोड़ करके वो सेंट्रल डेपुटेशन पे चली गई, अभी हैदराबाद में काम कर रही है। और इसी ऑडियो और ये जो रिपोर्ट, इसका पर्दाफाश देवेंद्र फडणवीस ने मार्च के महीने में कर दिया था पिछले साल। अब इसमें तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसी रिपोर्ट के आधार पर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के ऊपर आरोप लगाए और ये आरोप लगते ही सीबीआई की जांच हो, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। तो सीबीआई इसकी ऑलरेडी जांच कर रही है, फिर देवेंद्र फडणवीस को क्यों बुलाया गया? एक बात और हुई, एक और घटना घटी है इसमें। वो घटना यह है कि 3 दिन पहले 135 घंटे का स्टिंग ऑपरेशन ऑडियो वीडियो के साथ जो महाराष्ट्र सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं चौहान साहब के ऑडियो वीडियो, वो जो स्टिंग ऑपरेशन है वो बाहर आया है, उसमें कई सारे खुलासे हो रहे हैं। उसमें एक खुलासा यह भी है कि अनिल देशमुख बड़ा काम का आदमी था। उसने कम से कम 250 करोड़ रुपए कमाए होंगे, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहा है अपने ऑफिस में बैठ के। ये उस स्टिंग ऑपरेशन का हिस्सा है जो ये कह रहा है कि अनिल देशमुख बड़ा काम का आदमी था। वो सोचता नहीं था अभी का जो गृह मंत्री है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये जो अजीत पवार दादा हैं वो हर चीज से एग्री नहीं करते, लेकिन अनिल देशमुख बहुत सही था और उसमें वो साफ साफ कह रहे कि आप देखो उसने कम से कम 250 करोड़ रुपए बनाए हैं गृह मंत्री रहते हुए, बड़ा काम का आदमी था। और यह भी साजिश कि किस तरीके से किस लीडर को फंसाना है, कहां चाकू रखना है, खून लगा के कैसे एक नकली गवाह क्रिएट करना है, आरोप लगा देना है कि ड्रग्स मिले हैं, बातचीत करने के लिए जाओ चाकू फेंक दो, फर्जी एविडेंस क्रिएट करें। ये सारी चीजें
सारा मलबा उद्धव ठाकरे सरकार के सिर पे गिरता चला जा रहा है, तो जवाबी कार्रवाई में क्या हो? तो आप कभी ईडी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कागज दिखाते हैं, ये कहते हैं कि भाई कुछ दिनों में अभी ईडी के अधिकारियों को हम गिरफ्तार करेंगे। समय बीत गया, 4 दिन हो गए, ईडी का कोई अधिकारी गिरफ्तार नहीं हुआ। एफआईआर का क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि इसमें कई सारे लोग सवालों के घेरे में आ गए। ये जो ऑडियो विजुअल, ये जो स्टिंग ऑपरेशन बाहर आया है, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ये भी कह रहे हैं अधिकारी अपने होने चाहिए। ये जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है वो अपना होना चाहिए, डीजीपी अपना होना चाहिए, ताकि अपने हिसाब से जिसको मन चाहे उसको खत्म कर दिया जाए। तो ये महाराष्ट्र की राजनीति एक दूसरी राह पर चल गई है। आरोप प्रत्यारोप, किसको कहां फंसाना है, किसकी टांगे कहां से खींचनी है, और ये राजनीतिक द्वेष जो है ये पर्सनल फाइट में तब्दील होता चला जा रहा है। राजनीतिक तौर पे आप एक दूसरे के विरोधी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये राजनीति सब आगे कहीं ये पर्सनल फाइट, ईगो का क्लैश होता नजर आ रहा है कि हम बड़े तो कौन बड़े। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, देवेंद्र फडणवीस ने अकेले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स, जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में विराजमान हैं, सबकी हालत पतली कर दी है। वो आज की तारीख में महाराष्ट्र के सबसे बड़ा लीडर बनकर के उभर रहे हैं, और शायद इसलिए ये बात खटक रही है अघाड़ी सरकार को। कल 11 बजे देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, ये अपडेट कल के वीडियो में हम देंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।